हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय हिंदी विशिष्ट प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 20 तक सभी प्रश्नों के हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 21 से प्रश्न क्रमांक 28 तक सभी प्रश्नों के आंसर देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 21वां है, जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर लिखिए कोई चार। इसके अथवा का प्रश्न है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? हिंदी के दो रेखा चित्र के नाम एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो हम जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर देखते हैं। तो यह आंसर हो जाएगा जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। तो इसमें पहला अंतर है कि जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। दूसरा अंतर, जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है, जो आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है। इसके बाद प्रश्न क्रम तीसरा अंतर है जो कि जीवनी सत्य घटना पर आधारित होती है, जो आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक हो सकती है। इस प्रकार से आपका चौथा अंतर है। इसके बाद ये आपका पांचवा अंतर है। तो इस प्रकार से आपको इस आंसर को लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22वां, तुलसीदास अथवा महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो इसमें पहला कि दो रचनाएं, दूसरा भाव पक्ष कला पक्ष और तीसरा साहित्य में स्थान। तो हम इसमें तुलसीदास की काव्यगत विशेषता लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको दो रचनाएं लिखी नहीं है जो कि हैं रामचरितमानस और विनय पत्रिका। इसके बाद काव्यगत विशेषता में क्या पहला है? भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या आती है? सबसे पहले भक्ति भावना। तो इस प्रकार से आपको भक्ति भावना में लिख देना है। और दूसरा समन्वयवादी विचार। इसके बाद देखते हैं हम कला पक्ष। तो कला पक्ष में आपको भाषा और अलंकार योजना लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद शैली हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक आपको शैली लिख देना है। और तीसरा है साहित्य में स्थान। तो इस प्रकार से आपको साहित्य में स्थान लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23वां कि वासुदेव शरण अग्रवाल अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है दो रचना, दूसरा भाषा शैली, तीसरा साहित्य में स्थान। तो हम इसमें लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जो साहित्यिक परिचय है। सबसे पहले दो रचनाएं, माता भूमि और पृथ्वी पुत्र। इसके बाद भाषा, इसके बाद ये नीचे शैली हो जाएगी और नीचे आपका ये साहित्य में स्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24वां, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या साप्रसंग लिखिए। तो आपको दो पद्यांश दिए गए हैं, इसमें से आपको किसी एक पद्यांश की साप्रसंग व्याख्या लिखना है। तो हम इस सेकंड वाले की व्याख्या और देखते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 24 का पद्यांश अथवा हमें दिया गया है, उसकी जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाएगी। आपका संदर्भ है, ये प्रसंग है और ये व्याख्या है। आप वीडियो को रोककर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25वां कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो आपको दो गद्यांश दिए गए हैं, इन दो गद्यांशों में से आपको किसी एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। तो हम इस पहले वाले गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम संदर्भ। तो संदर्भ क्या है इसका कि प्रस्तुत गद्यांश में मैं और मेरा देश नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इसके बाद हम इसके प्रसंग देखते हैं और व्याख्या देखते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रसंग हो जाएगा, ये व्याख्या हो जाएगी, यहाँ पर विशेष भी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर संदर्भ प्रसंग और व्याख्या को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26वां, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको एक गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश में आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर को आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है,
इस गद्यांश में आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला सुख निरोगी काया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि अनमोल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानव शरीर अनमोल है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, शुद्ध व असली शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो यहाँ पर शुद्ध का विलोम शब्द अशुद्ध होता है और असली का विलोम शब्द नकली होता है। तो इस प्रकार से आपको इन आंसरों को लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27वां, अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। इसके अथवा का प्रश्न है कि अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, तो हम आपको शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र बताएंगे। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं कि अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र लिख सकते हैं। तो इसमें हम शुल्क मुक्ति के लिए आपको एक पत्र बताएंगे। तो इस प्रकार से आपका शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र हो जाएगा। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, फिर इसके बाद श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और जहाँ पर भी आपका स्कूल है, जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पर उस गांव या शहर का नाम लिखना है। इसके बाद ये आपका विषय हो जाएगा। इसके बाद मान्यवर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इस आवेदन पत्र को आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य, यदि आप शिष्य हैं तो आप शिष्य लिखें, यदि आप शिष्या हैं तो आप शिष्या लिखें। इसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखें, यहाँ पर अपनी कक्षा का नाम और यहाँ पर आप दिनांक लिखें। तो इस प्रकार आप वीडियो को रोककर इस आवेदन पत्र को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28वां का आ नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। तो यहाँ पर आपको 5 निबंध दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई एक निबंध लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं विद्यार्थी और जीवन के ऊपर निबंध। आप चाहें तो कोई सा भी निबंध लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके विद्यार्थी और जीवन के ऊपर निबंध हो जाए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से रूपरेखा लिखना है। इसके बाद प्रस्तावना, तो ये आपकी प्रस्तावना हो जाएगी। इसके बाद आपका विद्यार्थी जीवन, इसके बाद आदर्श विद्यार्थी, इसके बाद आधुनिक विद्यार्थी, इसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं सुधार अपेक्षित, इसके बाद नीचे आपका आ जाएगा उपसंहार। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस निबंध को लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 28वां का 12 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। तो यहाँ पर आपको 4 विषय दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखना है। तो यहाँ पर हम पुस्तकालय के महत्व की रूपरेखा देखते हैं। तो इस प्रकार से आपकी रूपरेखा हो जाएगी पुस्तकालय के महत्व की। सबसे पहले प्रस्तावना, इसके बाद भारत एवं पुस्तकालय, इसके बाद पुस्तकालयों की श्रेणियां, इसके बाद चौथे नंबर में लाभ और 5वें नंबर में आ जाएंगे आज के युग में पुस्तकालय की आवश्यकता और उपसंहार। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।